हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेनेसांस क्लासेस, जहां आपको मिलती है क्लास 10 के लिए बोर्ड बेस्ड कंप्लीट गाइडेंस, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशंस, शॉर्ट ट्रिक्स, रिवीजन टिप्स और भी बहुत कुछ। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ये चैप्टर हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि हिस्ट्री लिखने का तरीका किस तरह डेवलप हुआ है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। आइए सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग और डेफिनेशन। हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है। ये सिर्फ पास्ट इवेंट्स के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी समझाता है कि हिस्टोरियन किस तरीके से सोर्स कलेक्ट करता है, उनको एनालाइज करता है और फिर एक हिस्टोरिकल कहानी या अकाउंट लिखता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन। हिस्टोरियोग्राफी दो शब्दों से बना है, हिस्ट्री और ग्राफी। हिस्ट्री मतलब गुज़श्ता वाक़यात यानी पास्ट इवेंट्स। ग्राफी मतलब लिखने का तरीका या स्टडी का मेथड। तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब हुआ हिस्ट्री लिखने का तरीका और उसकी स्टडी। डेफिनेशन के मुताबिक हिस्टोरियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। इसमें इतिहासकार स्रोत जैसे दस्तावेज, सिक्के, पुस्तकें या स्मारकों का विश्लेषण करता है, फिर उनसे फैक्ट्स निकालकर एक अनबायस्ड और लॉजिकल तरीके से हिस्ट्री लिखता है। पर्पस ऑफ स्टडीइंग हिस्टोरियोग्राफी। तो हम ये क्यों पढ़ें? इसका क्या फायदा है? पहला, हमें यह समझ में आता है कि हर जमाने में लोग हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखते थे। दूसरा, हिस्टोरियंस के नजरिए और अप्रोच को समझना आसान हो जाता है। तीसरा, इससे हम ये भी जान पाते हैं कि सोसाइटी के लोग अपनी हिस्ट्री को किस नजर से देखते थे। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इसे क्यों पढ़ें। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे हिस्टोरियोग्राफी का इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं एक इतिहासकार के काम के बारे में। जब एक इतिहासकार इतिहास लिखता है तो वो सिर्फ इवेंट्स यानी घटनाएं नहीं लिखता, बल्कि वो इन घटनाओं के पीछे के रीजंस, उनका इम्पैक्ट और उनके बीच के संबंध को भी समझता है। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। एक हिस्टोरियन का काम होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और सोर्सेस को कलेक्ट करना, उनकी लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल को समझना, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना, जैसे पेपर का टाइप, हैंड राइटिंग, स्टैम्प एटसेट्रा। फिर रेलेवेंट रेफरेंसेस के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना और आखिर में एक अनबायस्ड, लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड नैरेटिव लिखना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हिस्टोरियन हर इवेंट को अपने नैरेटिव में शामिल नहीं करता। हर हिस्टोरियन का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, मतलब उसका अपना नजरिया या तरीका, जिसके थ्रू वो हिस्ट्री को देखता है। इसी वजह से अलग अलग हिस्टोरियंस एक ही इवेंट को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पुराने समय में लोग डायरेक्टली रिटन हिस्ट्री नहीं लिखते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको पास्ट का ज्ञान नहीं था। हर सोसाइटी अपने एंसेस्टर्स की कहानियों को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती थी। कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग गीत या बैलेड्स गाना, केव पेंटिंग्स बनाना। आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस इन सभी ट्रेडिशनल टूल्स को भी एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब वो पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ लिखना नहीं होता, बल्कि एक साइंटिफिक और एनालिटिकल प्रोसेस होती है। हर हिस्टोरियन का अपना स्टाइल और नजरिया होता है, और पुरानी सोसाइटीज भी अपनी हिस्ट्री को अपने तरीके से आगे ले जाती थीं, जिसे हम आज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सोर्स के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हिस्टोरियन किस मेथड से काम करता है, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। स्टूडेंट्स, अब हम आए हैं स्लाइड 3 पर, जहां हम समझेंगे कि एक हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं
हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्ट्री लिखना एक स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे साइंस में हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, वैसे ही हिस्टोरियन भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करता है। आइए अब इसके स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। एक, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्ट करना। हिस्टोरियन अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे पुराने डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पेंटिंग्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें प्राइमरी सोर्सेस कहलाती हैं। दूसरी जांच, एकत्रित डेटा। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हिस्टोरियन उसकी जांच करता है, देखता है कि सोर्स असली है या नकली, कितना पुराना है, क्या वो रिलायबल है। तीसरा, डेटा का वर्गीकरण। उसके बाद आता है डेटा का वर्गीकरण, मतलब डेटा को कैटेगराइज करना, टाइम पीरियड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एटसेट्रा, रीजन के हिसाब से। चार, एनालिसिस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अब हिस्टोरियन करता है क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब फैक्ट्स को सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि सोचता है, किसी इवेंट का रीजन क्या था, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, क्या अलग अलग सोर्सेज उसी बात को सपोर्ट करते हैं। पांचवां, लिखते हुए ऐतिहासिक नैरेटिव। आखिरी स्टेप में हिस्टोरियन अपना कंक्लूजन लिखता है, यानी पास्ट का एक लॉजिकल और अनबाइस्ड एक्सप्लेनेशन। जो चीजें उसने समझी और एनालाइज की, उन्हें वो एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरी या नैरेटिव में लिखता है। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री लिखना सिर्फ पुरानी बातें लिख देना नहीं होता, बल्कि ये एक डीप और रिसर्च बेस्ड प्रोसेस होती है। इसमें हर स्टेप में रीजनिंग, वेरिफिकेशन और एनालिसिस शामिल होता है। इसी तरीके से लिखी गई हिस्ट्री ही सच के करीब मानी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे हिस्टोरियोग्राफी के ट्रेडिशंस के बारे में, जैसे ग्रीक और रोमन हिस्टोरियंस का काम। ग्रेको रोमन ट्रेडिशन। यह ट्रेडिशन वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत माना जाता है। इस ट्रेडिशन के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस थे, हेरोडोटस और थुसिडिडीज। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक मशहूर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। इसमें उन्होंने ग्रीक और पर्शियन वॉर्स के बारे में लिखा, लेकिन उनका लिखने का अंदाज कहानी सुनाने जैसा था। उन्होंने लोगों की कहानियां, उनके कस्टम्स और कल्चर को भी लिखा। हेरोडोटस ने कई इवेंट्स के पीछे के सुपरनैचुरल या डिवाइन रीजंस को भी शामिल किया, जैसे देवताओं का प्रभाव। लेकिन थुसिडिडीज का अप्रोच अलग था। उन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में लिखा था और उन्होंने सुपरनैचुरल चीजों को हटाकर सिर्फ ह्यूमन एक्शंस और लॉजिकल रीजंस पर ध्यान दिया। थुसिडिडीज ने माना कि हिस्ट्री लिखने के लिए आई विटनेसेस का यूज करना चाहिए, यानी उन लोगों का जो किसी घटना के साक्षात गवाह रहे हों। उनका अप्रोच क्रिटिकल और साइंटिफिक था। तो स्टूडेंट्स, इस ग्रीको रोमन ट्रेडिशन से हमें यह समझ में आता है कि हिस्ट्री लिखने का काम पहले कहानी सुनाने जैसे स्टाइल में था, जैसे हेरोडोटस का, और बाद में वह बदलकर साइंटिफिक और एनालिटिकल स्टाइल में बदल गया, जैसे थुसिडिडीज का। हेरोडोटस ने हिस्ट्री को एक रोचक कहानी बनाया, जबकि थुसिडिडीज ने उसे एक अनबायस्ड और फैक्ट बेस्ड नैरेटिव बनाया। अगली स्लाइड में हम मेडिवल यूरोप के हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एक और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन की, क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी। ये ट्रेडिशन मेडिवल यूरोप में ज्यादा चला। क्रिश्चियनिटी उस समय यूरोप में एक डोमिनेंट रिलीजन बन चुका था और चर्च का इन्फ्लुएंस हर फील्ड में था, इंक्लूडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को लिखने का मेन गोल यह था कि लोगों को गॉड की ग्रेटनेस और डिवाइन प्लान समझाया जा सके। हर इवेंट को गॉड की विल के रूप में एक्सप्लेन किया जाता था, जैसे अगर कोई वॉर हुआ तो वह पनिशमेंट हो सकती है किसी पाप के लिए। हिस्टोरियंस या राइटर्स ज्यादातर मंक्स, सेंट्स या चर्च के स्कॉलर्स होते थे। इनकी राइटिंग्स में मिरेकल्स, सेंट्स की कहानियां और मॉरल टीचिंग्स होती थीं। यह ट्रेडिशन क्रिटिकल या लॉजिकल नहीं था, एनालिसिस और रीजनिंग की कमी थी। क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी एक रिलीजियस अप्रोच थी।
हिस्ट्री को डिवाइन प्लान का हिस्सा समझा जाता था, जिसमें ह्यूमन एक्शंस का उतना रोल नहीं था जितना गॉड की विल का। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक नए टर्निंग पॉइंट के बारे में। रेनेसांस के दौर में हिस्टोरियोग्राफी कैसे बदली। रेनेसांस 14वीं से 17वीं शताब्दी। रेनेसांस का मतलब ही होता है रिबर्थ। ये यूरोप में क्लासिकल नॉलेज, आर्ट और साइंस का दोबारा उदय था। लोगों ने रिलीजन से हटकर ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी और रीजन पे फोकस करना शुरू किया। इसी दौर में ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ, जिसमें इंसान के एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को सेंटर में रखा गया। अब हिस्टोरियंस रैशनल और एविडेंस बेस्ड काम करने लगे। वो ओरिजिनल सोर्सेज ढूंढने लगे, जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स, इंस्क्रिप्शंस। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स पर लिखना शुरू किया। रिलीजियस एक्सप्लेनेशन की जगह लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे फोकस आया। रेनेसांस ने हिस्टोरियोग्राफी में साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक इंट्रोड्यूस किया। यह एक मॉडर्न डायरेक्शन था, जहां हिस्टोरियन एक रिसर्चर बन गया। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप। इस स्लाइड में हम देखेंगे कैसे 19वीं सदी के बाद हिस्ट्री लिखने का तरीका और भी साइंटिफिक बन गया। हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को एक साइंस की तरह ट्रीट करना शुरू किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर हिस्टोरिकल इवेंट का एक कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। प्राइमरी सोर्सेस पर ज्यादा जोर दिया गया, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स आदि। ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट किया गया, यानी बिना पक्षपात के लिखना। साइंटिफिक मेथड इन हिस्ट्री। राइटिंग क्वेश्चन पूछना, सोर्स कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, कंक्लूजन देना। ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री डेवलप हुए: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, जेंडर, एनवायरमेंटल हिस्ट्री आदि। साइंटिफिक मेथड ने हिस्टोरियंस को ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल नैरेटिव देने में मदद की। हिस्ट्री अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक सीरियस एकेडमिक डिसिप्लिन बन गई। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक ऐसे स्कॉलर के बारे में जिन्होंने सिर्फ फिलॉसफी में ही नहीं, बल्कि हिस्टोरियोग्राफी के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनका नाम था रेने देकार्ट। एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने रैशनलिज्म का आइडिया दिया, जिसमें लॉजिक और रीजन को मेन सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया। देकार्ट का मानना था कि हमें हर चीज को डाउट करना चाहिए जब तक उसका लॉजिकल प्रूफ न मिल जाए। हिस्ट्री को भी इस नजरिए से देखना चाहिए, हर सोर्स को प्रूफ के बेस पर एनालाइज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रेडिशंस या रिलीजियस बिलीफ्स पर हिस्ट्री को बेस नहीं करना चाहिए। उनकी रैशनलिस्ट थिंकिंग ने हिस्टोरियंस को इंस्पायर किया कि वे हिस्ट्री को साइंटिफिक मेथड से लिखें। यही डेकार्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लॉजिकल रीजनिंग को हिस्टोरियोग्राफी का हिस्सा बनाना। अब हम बात करेंगे एक और इन्फ्लुएंशियल थिंकर, वोल्टेयर। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और एनलाइटनमेंट पीरियड के एक इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। वोल्टेयर ने ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग को क्रिटिसाइज किया, जो सिर्फ किंग्स, वॉर्स और डायनेस्टीज तक सीमित थी। उनका मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ राजनीति या युद्ध तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिस्ट्री में कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करने का सुझाव दिया। हिस्ट्री को एक ब्रॉड और ह्यूमन सेंटर्ड रूप दिया। वोल्टेयर ने आयरनी और लॉजिक का इस्तेमाल करके रिलीजियस बायस और इलॉजिकल ट्रेडिशंस को चैलेंज किया। उन्होंने हिस्ट्री को एक मॉडर्न सोशल साइंस बनाने की दिशा दी। हिस्ट्री को समझने का नजरिया बदला, उसे ज्यादा इंक्लूसिव और रियलिस्टिक बनाया। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट थिंकर की, G.W.F. हैगल की। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और इनका नाम हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में भी बहुत ही अहम माना जाता है। हेगल का जो सबसे मशहूर कंसेप्ट था वो था डायलेक्टिक्स। अब डायलेक्टिक्स होता क्या है? इसका मतलब यह है कि हर आइडिया के दो उल्टे पहलू होते हैं। एक होता है थीसिस और दूसरा होता है एंटीथेसिस। जब ये दोनों टकराते हैं तो इनसे मिलकर एक नया आइडिया निकलता है, जिसे कहते हैं सिंथेसिस। चलो इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लो किसी सोसाइटी में मोनार्की है, यानी राजा का शासन। अब लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, यानी जनता की सरकार। तो मोनार्की हो गई थेसिस और डेमोक्रेसी हो गया एंटीथेसिस। जब दोनों सोचों में क्लैश होता है, बहसें होती हैं, तो धीरे धीरे एक नया सिस्टम निकलता है जिसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा असर होता है, और वो बनता है सिंथेसिस। हेगल का मानना था कि हिस्ट्री एक लॉजिकल प्रोसेस है। हर इवेंट किसी पुराने इवेंट से जुड़ा होता है, एक तरह से हर चेंज किसी रीजन से होता है। और हां, हेगल के आइडियाज कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स को भी काफी इंस्पायर करते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे इतिहासकार की जिन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास की नींव रखी, लियोपोल्ड वॉन रंके। ये 1995 से 1886 तक जीवित रहे और एक जर्मन इतिहासकार थे। रंके का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन था, हिस्ट्री शुड बी रिटन एज इट एक्चुअली हैपेंड। यानी इतिहास को वैसा ही लिखा जाना चाहिए जैसा वो वास्तव में घटित हुआ था, बिना किसी मिलावट या पक्षपात के। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अगर हमें इतिहास सही तरीके से लिखना है तो हमें प्राइमरी सोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि मूल दस्तावेज, चिट्ठियां, डायरियां और उस समय के चश्मदीद लोगों के लिखे हुए रिकॉर्ड। उनका पूरा ध्यान था ऑब्जेक्टिविटी पर, यानी बिना किसी पक्षपात के लिखना, एक्यूरेसी पर, यानी हर तथ्य को सही रूप में प्रस्तुत करना, और आर्काइवल रिसर्च पर, यानी पुराने रिकॉर्ड्स और आर्काइव्स में जाकर असली जानकारी निकालना। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने इतिहासकारों को यह सिखाया कि वैज्ञानिक तरीके से इतिहास कैसे लिखा जाए। उन्होंने इतिहास को एक गंभीर और शोधपरक विषय बना दिया, जिसमें तर्क, प्रमाण और गहराई से सोचने की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और पावरफुल थिंकर के बारे में, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, जो 1818 से 1883 तक जीवित रहे। मार्क्स ने जो थ्योरी दी, उसका नाम था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। इसका मतलब है कि हर समाज की संरचना उसकी अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। मार्क्स ने कहा कि एक समाज में जो भी बदलाव होते हैं, उनके पीछे एक आर्थिक कारण होता है। मतलब अगर किसी समाज में कोई बदलाव आ रहा है, तो उसकी अर्थव्यवस्था का इसमें बड़ा हाथ होता है। मार्क्स की एक और महत्वपूर्ण बात थी क्लास स्ट्रगल। उन्होंने कहा कि इतिहास एक लड़ाई है, एक संघर्ष है, जो होता है अमीर और गरीब के बीच। जैसे पहले के समय में गुलाम और मालिक के बीच, राजा और किसान के बीच, और आज के समय में कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच का संघर्ष। यह संघर्ष ही है जो इतिहास को आगे बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी बदलाव होते हैं, उनका मुख्य कारण यह संघर्ष होता है, जिसमें अमीर लोग अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए गरीबों का शोषण करते हैं और गरीब लोग अपनी हालत सुधारने के लिए लड़ते हैं। मार्क्स के विचारों ने एक नई सोच को जन्म दिया, जिसे हम मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहते हैं। इसमें फोकस होता है वर्किंग क्लास और आर्थिक फैक्टर्स पर, यानी कि इतिहास को समझने के लिए हमें सिर्फ राजा महाराजा या बड़े लोगों की कहानियां नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें वहां के वर्कर्स और उनकी अर्थव्यवस्था को भी समझना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे समझो जैसे एक जंग हो, जिसमें हर तरफ से अमीर लोग अपने पैसे और पावर को बढ़ाते हैं और गरीब लोग अपनी हालत सुधारने के लिए लड़ते हैं। यह संघर्ष ही इतिहास को आकार देता है। मार्क्स के विचारों ने दुनिया को यह दिखाया कि अगर हमें समाज को समझना है, तो हमें उसकी अर्थव्यवस्था और वहां के कामकाजी लोगों की स्थिति को समझना होगा। तो यह थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी और उनका प्रभाव। उन्होंने कहा था कि अगर हमें समाज को समझना है, तो हमें उसकी अर्थव्यवस्था और वहां के वर्कर्स की हालत को समझना होगा। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एक स्कूल ऑफ थॉट जिसका नाम है अन्नाल्स स्कूल, जो 20वीं सदी में फ्रांस में विकसित हुआ। इस स्कूल के फाउंडर्स थे मार्क ब्लॉक और लूशियन फेव्रे। अन्नाल्स स्कूल का मेन आइडिया था कि हिस्ट्री को सिर्फ किंग्स और इवेंट्स से नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी से भी जोड़ना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ राजाओं और बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि समाज के हर हिस्से को देखना चाहिए, जैसे कि आम लोग, उनकी जिंदगी और उनके अनुभव।
लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी। ये चीजें एक समाज को बदलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इस पर भी रिसर्च करना जरूरी है। तो ये स्कूल ये कहना चाहता था कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सिर्फ एक क्षणिक घटना नहीं देखनी चाहिए, बल्कि पूरी लंबी प्रक्रिया को समझना होगा। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी इसका एक महत्वपूर्ण फीचर था। मतलब ये स्कूल सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता था हिस्ट्री को समझने के लिए। अनाले स्कूल का योगदान था कि हिस्ट्री को ज्यादा गहरा, समावेशी और लोगों केंद्रित बनाया। मतलब हिस्ट्री को सिर्फ राजनीतिक घटनाओं या नेताओं के नजरिए से नहीं, बल्कि आम लोगों के नजरिए से भी देखना जरूरी है। तो ये था अनालिस स्कूल का अप्रोच, जो हिस्ट्री को ज्यादा होलिस्टिक और सामाजिक रूप से समझने की बात करता है। स्टूडेंट्स, अब आइए बात करते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, जिसमें औरतों के नजरिए से हिस्ट्री लिखी जाती है। पहले जो हिस्ट्री होती थी वो पूरी तरह से मर्दों के इर्द गिर्द घूमती थी, जैसे किंग्स, रूलर्स, वॉरियर्स। मतलब सिर्फ वही लोग इतिहास का हिस्सा बनते थे जो सत्ता में थे या जंग के मैदान में लड़े थे। लेकिन 20वीं सदी में जब फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस आए, तो उन्होंने ये बात उठाई कि औरतों का योगदान भी उतना ही जरूरी रहा है। उन्होंने ये दिखाया कि वुमेन सिर्फ घरों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज को बनाने और बदलने में भी अहम रोल निभाया है। फोकस एरियाज: समाज में औरतों की भूमिका, घरेलू जीवन, सामाजिक अन्याय और जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब ऐसे मुद्दे थे जो पहले हिस्ट्री में शामिल ही नहीं किए जाते थे। लेकिन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने इन बातों को सामने लाकर हिस्ट्री को ज्यादा गहराई और संतुलन दिया। इस सोच ने हिस्ट्री को ज्यादा बैलेंस्ड बना दिया। अब सिर्फ ताकतवर मर्दों की नहीं, बल्कि आम औरतों की भी कहानी सामने आने लगी। जैसे घर का काम, औरतों की पढ़ाई, उनकी परेशानियां, ये सब अब इतिहास का हिस्सा बनने लगे। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसा न्यू डायरेक्शन है जिसमें हर जेंडर के योगदान को बराबरी से अहमियत दी जाती है। इस अप्रोच ने हिस्टोरिकल राइटिंग को ज्यादा इंक्लूसिव बना दिया, यानी अब हर आवाज सुनी जाती है, ना कि सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की। अब हम बात करेंगे एक मॉडर्न थिंकर मिशेल फुको 1926 से 1984 के बारे में। फुको ने हिस्ट्री को एक अलग नजरिए से देखा। उनका फोकस था पावर, नॉलेज और सोसाइटी के बीच के रिश्ते पर। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किसी भी दौर में ताकत किसके पास है, और वही ये तय करता है कि कौन सी नॉलेज इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। उनके मेन टॉपिक्स थे प्रिजन्स, मेंटल असाइलम्स, हॉस्पिटल्स। फुकोट का मानना था कि पावर का जो कंट्रोल होता है वही ये डिसाइड करता है कि किस तरह की नॉलेज को वैल्यू दी जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हिस्ट्री में वही बातें दर्ज होती हैं जो डोमिनेंट ग्रुप्स, यानी ताकतवर वर्गों के नजरिए से लिखी गई होती हैं। फुकोट ने उन लोगों की हिस्ट्री पर ध्यान दिया जो हमेशा साइड लाइंस पर रहे, यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह इन लोगों की कहानी भी उतनी ही जरूरी है जितनी रूलर्स या पावरफुल लोगों की। उनका काम मॉडर्न क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो हमें यह सिखाता है कि हिस्ट्री को एक नए नजरिए से ज्यादा इंक्लूसिव और क्रिटिकल वे में कैसे देखा जाए। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में, जहां हम एक सिंपल और क्लियर कंक्लूजन समझेंगे। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब सिर्फ हिस्ट्री लिखना नहीं, बल्कि उसे किस तरीके से लिखा जाता है, कौन से मेथड्स यूज होते हैं और हिस्टोरियंस का नजरिया क्या होता है, ये सब शामिल होता है। शुरुआत में लोग गानों और कहानियों से हिस्ट्री को संभालते थे। फिर हेरोडोटस ने लिखना शुरू किया। थुसिडिडीज ने साइंटिफिक नजरिया अपनाया। क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी में गॉड की विल को हिस्ट्री का आधार माना गया। रेनेसांस के बाद ह्यूमनिज्म आया और सोर्स बेस्ड राइटिंग शुरू हुई। साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी ने रिसर्च और एनालिसिस पर जोर दिया। डिकार्ट, वोल्टेयर, मार्क्स, हेगल, रंके और फुको जैसे थिंकर्स ने नए आइडियाज दिए।
अन्नाला स्कूल ने कॉमन लोग और एनवायरनमेंट को हिस्ट्री का हिस्सा बनाया। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने विमेन्स कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया। आज हिस्ट्री लिखना एक रिस्पॉन्सिबल काम है, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल रेनेसांस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने स्टडी फेलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंचे क्वालिटी एजुकेशन, वो भी सबसे आसान भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।